टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। और आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के सामने जो 7 बड़ी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी की है। और वो चुनौती इसलिए है कि वो उनके घर जाके चुनाव लड़ रही हैं। माना यह जा रहा है कि पार्टी के एक बड़े तबके का, एक बड़े घटक का ये फैसला था कि ममता बनर्जी को वहाँ इसलिए चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं जाएंगी तो संदेश जाएगा कि वहाँ पार्टी खत्म हो गई है, शुभेंदु अधिकारी वहाँ जीत गए हैं चुनाव से पहले और 30 से 25 सीटों पर फर्क पड़ता, इसलिए ममता वहाँ जा रही हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये हुआ है कि ममता उस चुनाव में फंस गई हैं। यानी जो एक चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ज़्यादा वक्त दे रहा है और पूरे बंगाल में कैंपेन पे नहीं दे पा रहा है। तो एक बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने है कि किस तरीके से वो शुभेंदु अधिकारी के उस इलाके में कैंपेन कर रही हैं जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है और वो टीएमसी के खुद एक बड़े नेता हो गए हैं, जहां उनका एक इलेक्टोरल कब्जा हो गया है, या आप ये कह सकते हैं कि उनका वहाँ एक दबदबा बन गया है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वहाँ चुनाव भी जीतना और पूरे बंगाल में कैंपेनिंग पे ध्यान भी देना। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती की अब बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने है मास डिफेक्शन। पार्टी में हर स्तर से नेता छोड़ के गए हैं, एमएलए छोड़ के गए हैं, पदाधिकारी छोड़ के गए हैं, एमपी छोड़ के गए हैं, मंत्री छोड़ के गए हैं। लोगों का मानना है ये इसलिए हुआ है कि टीएमसी में एक आइडियोलॉजी की कमी है और एक जिसे कहते हैं कि एंटी लेफ्टिज्म की एक सीमा होती है। यानी वामपंथ के खिलाफ जो राजनीति की ममता ने, उसकी एक सीमा है। अब वामपंथी लोग सड़क पे नहीं है, उस सड़क पे भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी हुई है। वामपंथ का जो काडर है लेफ्ट का, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। तो वो जो एक उनका जो पुराना दुश्मन होता था, जो तस्वीरें 1970, 1980, 1990 में आती थी कि ममता बार बार ये कहती थी मेरे अलावा लेफ्ट को कोई चुनौती नहीं दे सकता, तो जिसके खिलाफ वो लड़कर बड़ी नेता बनी वही गायब है। अब छोटी पार्टी की तरह लेफ्ट कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ममता के लिए बहुत बड़ी चुनौती कि जो पार्टी में डिफेक्शन हो रहा है और जो उनकी छवि है कि वो वामपंथ के खिलाफ बनी बड़ी नेता है, वो बीजेपी को किस तरीके से चुनौती देंगी। फिर एक और चुनौती है उनके सामने, तीसरी बड़ी चुनौती, रोजगार की चुनौती और इंडस्ट्रियलाइजेशन की चुनौती। कहते हैं कि इस वक्त बंगाल में इस बात को लेकर भूख है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, रोजगार नहीं हुआ। 10 साल हो गए हैं और रोजगार और इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर लोगों की भूख बढ़ गई है और उनको लगता है कि बीजेपी और की सरकार वेस्ट बंगाल में आई और अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर रहे लगातार और अगला चुनाव भी जीत गए तो डबल इंजन की सरकार, ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ना, डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं बात लोगों के मन में है। चौथी सबसे बड़ी चुनौती वो है एंटी इनकम्बेंसी की। लेकिन ये जनरल बात नहीं बोलूंगा, भाई एंटी इनकम्बेंसी तो हर के खिलाफ हो सकती है। इस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में 3 ऐसी चीजें हैं जिनको लेके ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है। वो है करप्शन का आरोप, ममता बनर्जी पे नहीं है पर 3 चीजों को लेके है। एक है कि भाई कोविड-19 पे जब लॉकडाउन हुआ तो वो सामान ठीक से पूरे बंगाल में नहीं बटा। दूसरा है जब अम्फन तूफान आया तो उस तूफान में लोगों के पास नहीं पहुंची राहत, वो टीएमसी के काडर के पास चली गई। और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई लोकल लेवल पे बिन पैसे के काम नहीं चलता। इस चीज को लेके, इस करप्शन के इशू को लेके लोगों में नाराजगी है। 5वीं बड़ी चुनौती जो ममता ने खुद अपने लिए तैयार की है वो है कि उन्होंने अब पॉलिटिक्स की है आइडेंटिटी की, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। वैसे नीतीश कुमार कर चुके हैं इस पॉलिटिक्स को। एक टाइम पे जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो वो इस पॉलिटिक्स को करते थे। साउथ के जितने पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने किया, के करुणाकरण ने किया, जयललिता ने किया, बहुत सारे एनटी रामाराव ने किया। मैं अनगिनत नाम बता सकता हूं आपको, लेकिन कई सारे राजनेता थे जिन्होंने आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स की। तो ममता कह रही है कि बीजेपी बाहर की पार्टी है, हम लोग बंगाल की पार्टी हैं और ये बंगालियों के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। तो वो अपने आप को एक बंगालियों का सिंबल बना रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने पॉलिटिक्स की है अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि अगर सफल हुई तो ठीक है, पर सफल नहीं हुई तो उसका बहुत बड़ा नुकसान ममता बनर्जी को उठाना पड़ेगा। तो आइए अब हम बात करेंगे 6वीं चुनौती का। 6वीं चुनौती है मैसिव पोलराइजेशन की। बीजेपी मैसिव पोलराइजेशन कर रही है। उसको लगता है कि एक जो ये मैसेज गया है कि जो टीएमसी है वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पे ध्यान देती है, तो एक लार्जर हिंदू कंसोलिडेशन करने की कोशिश की है। अब ममता बनर्जी के लिए यहाँ चुनौती ये आती है कि कांग्रेस और लेफ्ट ने आईएसएफ के साथ भी एक गठबंधन कर रखा है। ये आखिरी उनकी सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि उससे वोट डिवाइड हो जाएगा।
हमको ये समझना होगा कि पूरे पश्चिम बंगाल में जो 1/3 सीट है वो साउथ बंगाल से आती हैं, यानी हुगली, हावड़ा, 24 परगना, नॉर्थ कैलकाटा, साउथ कैलकाटा, यानी कैलकाटा और ग्रेटर कैलकाटा के अगर आप 90 किलोमीटर, 90 भी नहीं, आप 55 से 60 किलोमीटर के घेरे में जाएंगे तो अधिकतर सीटें मिल जाएंगी। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, यहीं भारतीय जनता पार्टी का कंसोलिडेशन हुआ था, जबकि यहाँ ममता बनर्जी का दबदबा है। वैसे तो वो सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन कम थी, लेकिन जो कैंपेन स्ट्रैटेजी थी वो यहां भी बीजेपी की काफी मजबूत रही, उसके बावजूद कि उनका अपना ऑर्गेनाइजेशनल अस्तित्व नहीं है। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि जो चुनौतियां, 7 चुनौतियां जो हमने गिनाई हैं, ये पश्चिम बंगाल का चुनाव इसकी धुरी पे घूम रहा है। अगर आप मुझसे पूछे आज क्या, तो मैं बोलूंगा एडवांटेज ममता बनर्जी को है, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने इस तरह का, जिसे कहते हैं चोट को लेके या उन पे हमला करने को लेके उन सब चीज़ों को ज़्यादा तूल नहीं दिया होता, और या उन्होंने केवल पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स नहीं की होती, तो जो आज नाक के नीचे उनकी बीजेपी बैठी हुई है, जिस तरीके से बीजेपी ने एक मैसिव कैंपेन जनरेट की है पश्चिम बंगाल में, वो बीजेपी नहीं कर पाती। तो ये कहना बहुत आसान है कि बीजेपी कुछ कारणों से वहाँ है, लेकिन इसमें ममता बनर्जी की भी कई गलतियां हैं। तो एडवांटेज ममता होने के बावजूद बीजेपी को कहीं भी दरकिरार नहीं किया जा सकता। या तो उसकी सरकार बनेगी, नहीं तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन के निकलेगी, और लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ, जिनको एक इतना बड़ा वोट मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में, इस वक्त जब कैंपेन चल रहा है तो तीसरे नंबर पे चल रही है। तो मैं हूं कार्तिकेय शर्मा, TV9 भारतवर्ष के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।